एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। उसके बेटे महामूर्ख थे। उसके पास एक घोड़ा भी था। जब उस बूढ़े किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके चारों बेटे कहते हैं कि बाबा तो रहे नहीं, अब इस घोड़े को कौन पालेगा। चलो इस घोड़े को काटकर आपस में बांट लेते हैं, हर भाई के हिस्से में एक एक टांग आ जाएगी। लेकिन हम सर और धड़ को कैसे बांटेंगे। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा था। उसने उन्हें परेशान देखकर इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वह घोड़े को बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। तब उस आदमी ने कहा, आप बाजार जाओ और इसे बेच दो और जो भी रकम मिले उस रकम को 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांटो और एक एक हिस्सा ले लो। उन्हें यह विचार पसंद आता है और चारों बाजार जाने लगते हैं। बाजार जाते जाते वह काफी थकने भी लगते हैं। फिर उन्हें नींद आती है और वह पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। तभी वहां से एक आदमी जाता है। वह देखता है कि बहुत सुंदर घोड़ा है। वह उनका घोड़ा लेकर फरार हो जाता है। उसमें से नींद में एक कहता है कि लगता है हमारा घोड़ा कोई लेकर जा रहा है। तब दूसरा नींद में ही कहता है कि कलुआ घोड़ा लेकर जा रहा है, उससे ले लेंगे। फिर वह सो जाते हैं। जब वह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सचमुच उनका घोड़ा गायब है। फिर वह आपस में झगड़ा करने लगते हैं और घोड़ा ढूंढने जाते हैं। उन्हें घोड़ा तो नहीं मिलता है, लेकिन रास्ते में एक औरत के पैर के निशान दिखाई देते हैं। तब वह चारों आपस में बातें करने लगते हैं। देखो, यह पैर के निशान किसी औरत के हैं और यह रात में यहाँ से भागी है। फिर दूसरा भाई कहता है कि और यह गर्भवती भी है। तभी वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने किसी औरत को देखा है। तब वह कहते हैं, क्या वह रात में यहाँ से भागी है और क्या वह गर्भवती है। तब वह आदमी कहता है कि हाँ हाँ। फिर वह कहते हैं कि नहीं, हम उस औरत को नहीं जानते हैं, हमने उसे नहीं देखा है। नहीं, हमने उसे नहीं देखा। तब वह आदमी कहता है कि तुम बातें तो सब सही बता रहे हो, लगता है वह औरत तुम्हारे पास ही है। मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें राजा के पास ले चलूंगा। जब तुम्हें कोड़े लगेंगे तब तुम अपना गुनाह कबूल करोगे। फिर वह उसे लेकर राजा के पास जाने लगता है। तभी रास्ते में एक घर आता है। तब वह वहां जाकर पूछते हैं, कलुआ का घर कहाँ है। तब वह आदमी कहता है कि देखो, वह कलुआ जा रहा है। फिर वह उससे जाकर कहते हैं कि कलुआ, तुमने मेरा घोड़ा लिया है। कलुआ कहता है, घोड़ा? कैसा घोड़ा? मैं तो आज के पहले तुम लोगों को देखा ही नहीं था। तो फिर चोरी करने की बात ही बहुत दूर है। चलो यहाँ के राजा के पास चलते हैं, वही न्याय करेंगे। वह सभी यही कहते हैं कि तो चलो यहाँ के राजा के पास, वही न्याय करेंगे। जब वह राजा के पास जाते हैं तो राजा उन चारों भाइयों से कहता है कि तुम्हारे ऊपर औरत चुराने का इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या यह सच है। तब वह कहते हैं कि नहीं। फिर वह कहते हैं कि हमारा घोड़ा तो रात में ही चोरी हो गया है, अब हम क्या करें। लेकिन यह हमारे ऊपर औरत चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। तब कलुआ कहता है कि मैंने घोड़ा नहीं लिया है। जिसकी औरत भाग गई थी वह कहता है कि यह सब झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों ने ही मेरी पत्नी को गायब किया है, क्योंकि वह सब कुछ बता रहे हैं कि वह गर्भवती है और रात में भागी है। तब राजा उनसे पूछता है कि यह बताओ, तुम यह कैसे जानते हो कि इसकी बीवी रात में भागी और वह गर्भवती, जबकि तुमने उसे देखा नहीं। तब वह कहते हैं कि असल में हम लोग ज्योतिष विद्या जानते हैं, उसी के आधार पर हम किसी भी बात का पता लगा लेते हैं। राजा उनकी परीक्षा लेता है और एक डब्बे में अनार रख देता है और उनसे पूछता है कि अच्छा बताओ, इसमें क्या है, अगर तुम ज्योतिषी जानते हो तो जरूर बता सकोगे। तब वह कहते हैं कि एक कहता है कि इसमें कोई गोल गोल सी चीज, यह कोई गोल गोल सी चीज है। फिर दूसरा भाई कहता है कि उसके ऊपर एक मुकुट भी है।
इसके बाद तीसरा भाई कहता है कि और उसमें कुछ दानेदार चीज है। राजा कहता है कि अरे यह क्यों नहीं कहते कि यह अनार है। वह कहते हैं कि हाँ, हम वही तो बता रहे थे कि यह अनार है। राजा कहता है कि हाँ, यह तो साबित हो गया कि यह ज्योतिष जानते हैं। फिर वह कलुआ से कहता है कि इसका या तो घोड़ा ला कर दो या उसके दाम दो। और फिर उस आदमी से कहते हैं जिसकी बीवी भाग गई थी कि जाओ तुम अपनी पत्नी को स्वयं ढूंढो। इस प्रकार वह चारों भाई वहां से बच जाते हैं और उन्हें धन भी प्राप्त हो जाता है। राजा के सामने तो कलुआ कुछ नहीं कह पाया था, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूर जाते हैं वह देखते हैं कि कलुआ उनके पीछे दौड़ा चला आ रहा है और कहता आ रहा था कि हम तुम्हें आज नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमें झूठा साबित कर दिया और धन भी ले लिया। तब वह वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद चारों अपने आप को गिनने लगते हैं। वह कहते हैं कि हम इतने तेज दौड़े, लेकिन हमें पता नहीं कि सभी हैं या नहीं। जब वह एक दूसरे को गिन रहे थे तो अपने आप को गिनना भूल जा रहे थे। वह हर बार संख्या में 3 ही गिन रहे थे। तब वहाँ पर एक व्यापारी जा रहा था। उसने देखा कि यह तो महामूर्ख हैं, क्योंकि वह चौथे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और स्वयं को नहीं गिन रहे थे। तब वह आदमी कहता है, मैं तुम सबकी समस्या हल कर दूंगा, बदले में तुम हमें क्या दोगे? तब वह चारों कहते हैं कि हम आपके गुलाम हो जाएंगे। तब वह उनकी गिनती करता है। फिर वह बारी बारी से एक एक को एक पेड़ के नीचे खड़ा करता है। आओ तुम सब यहाँ बारी बारी आओ, यह 1 नंबर, अब 2 नंबर आओ, ये 2 नंबर, अब 3 नंबर आओ, ये 3 और यह चौथा, अब हो गया ना तुम लोग पूरे, हा हा हा। और इस तरह उनकी संख्या पूरी हो जाती है। वह बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वह आदमी समझ जाता है कि यह महामूर्ख हैं। वह कहते हैं कि अच्छा, आपने हमारी गिनती करने में बहुत मदद की, नहीं तो हम अपना एक भाई खो देते। आज से हम आपके गुलाम हैं, आप जो चाहो हमसे करा सकते हो। फिर वह सौदागर उन्हें लेकर अपने घर गया और उन्हें बारी बारी से काम समझा देता है। वह कहता है कि तुम मेरी माँ का ध्यान रखना, उनके ऊपर मक्खी भी मत बैठने देना, वह बीमार रहती हैं, और तुम मेरे जितने भी जानवर हैं उनको खाना पानी दिया करना। और तीसरे से कहता है कि तुम जाकर खेतों की रखवाली करना और गेहूं की कटाई भी कर दो। फिर वह कहता है कि और तुम हमारे जो भी मवेशी हैं उन्हें ले जाकर जंगल में चरा के आना। उन सभी को काम समझाकर वह व्यापारी कहीं चला जाता है। फिर जिसे माँ की जिम्मेदारी दी गई थी वह जाकर माँ के पास बैठता है और वह देखता है कि एक मक्खी बार बार आके उसकी माँ को तंग कर रही थी। वह मक्खी को मारने के लिए डंडा उठाता है और मारता है। वह मक्खी क्या मरती, उसकी माँ को ही चोट लगती है। बहुत बार मक्खी को मारने की कोशिश में उसकी माँ को इतना मारता है कि वो बेचारी लहूलुहान होकर मर जाती है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरा भाई गाय बछड़ों को खाना खिला रहा था। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि गायें खाए जा रही हैं। वह सोचता है कि इनका तो लगता है पेट ही नहीं भरेगा। फिर वह उनकी गर्दन काट के भूसे में डाल देता है और वह भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर तीसरा भाई जो खेत कटाई के काम में लगाया गया था, वह सोचता है कि मैं कितनी देर इतनी धूप में कटाई करूँगा। फिर वह सोचता है कि मैं इनमें आग लगा देता हूँ, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। फिर उनमें आग लगाकर वह वहाँ से भाग जाता है। फिर चौथा भाई भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में लेके जाता है। वह उन्हें क्या चराता, थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे
लोमड़ी आ जाते हैं। वह सोचता है कि यह कुत्ते हैं और वह सभी उसके भेड़ बकरियों को खाने लगते हैं। वह सोचता है इनकी रखवाली कौन करेगा, और लगता है इन कुत्तों के मालिकों ने इन्हें बहुत दिन से खाना नहीं दिया है, इसलिए अच्छा होगा इनका ही पेट भर जाए। और फिर वह उन्हें वहीं छोड़कर वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद सौदागर आता है तो वह देखता है कि चारों भाई आराम से एक जगह खड़े हैं। फिर वह उनसे पूछता है कि तुम अपना अपना काम नहीं कर रहे हो, तो जो माँ की सेवा के लिए रखा था वह कहता है कि माँ जी तो आराम से सो रही हैं। जब सौदागर जाकर देखता है तो पाता है कि उसकी माँ चारपाई पर लहू लुहान मरी पड़ी हुई हैं। वह माँ की यह हालत देखकर रोने चिल्लाने लगता है। उसके बाद वह गायों के पास जाता है। वह देखता है कि गायों के सिर अलग कटे हुए हैं जो भूसे में हैं, और उनका धड़ कहीं और पड़ा हुआ है। फिर वह तीसरे भाई के पास जाता है और सोचता है कि देखो इसने क्या किया। वह पाता है कि उसकी पूरी फसल जल चुकी है। वह उससे पूछता है कि तुम यह फसल कैसे जल गई। तब वह कहता है कि आपकी माताजी की उम्र हो गई है, वह कहाँ रोटियां पकाती, इसलिए मैंने उन गेहूं को पहले ही भून दिया। वह अपना सिर पीटता है। फिर उसके बाद वह सोचता है कि अब चौथे से पूछूं उसने क्या किया। वह पूछता है भेड़ बकरियां कहाँ हैं। तब वह कहता है कि यहाँ पर कुत्ते बहुत भूखे हैं, मैंने उन्हें जंगल में ही छोड़ दिया ताकि कुत्तों का पेट भर सके। तब सौदागर को पता चल जाता है कि उसके सभी भेड़ों को भेड़िया खा गए होंगे, जंगली पशु खा गए होंगे। वह बहुत नाराज होता है, लेकिन फिर सोचता है कि यह तो मूर्ख और भोले हैं। वह उनसे कहता है कि तुम सबने मिलकर मेरा इतना नुकसान किया है कि पीढ़ियां याद रखेंगी। मेरा व्यवसाय चौपट कर दिया और मेरी माँ को मार भी डाला। फिर वह उन चारों से कहता है कि जाओ कुदाल लेकर और एक कब्र खोदो, ध्यान रहे कि और अपने कान के बराबर कब्र खोदना। फिर वह चारों जाते हैं और एक जगह कब्र खोदने लगते हैं। तब एक फावड़ा मारने के बाद वह कान से नापते हैं तो कहते हैं कि यह तो कान से भी ज़्यादा हो गया। फिर वह वापस आते हैं और फिर क्योंकि वह जल्दी ही आ गए थे, तब सौदागर कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, कब्र खोदने में तो बहुत टाइम लगता है। तब वह कहते हैं कि नहीं, हमने तो खोद दिया है। फिर सौदागर जाकर वहाँ पर देखता है तो वहाँ तो कब्र नहीं खुदी हुई थी। वह बहुत गुस्सा होता है। वह कहता है कि यह महामूर्ख हैं। वह कहता है, वो चारों कहते हैं कि देखिए यह तो हमारे कान से बहुत बड़ा है। अब सौदागर क्या करता, वह कहता है कि मैं खुद खोदता हूँ, जाओ मेरी माँ को लेकर आओ। फिर वह एक बैलगाड़ी पर सौदागर की माँ को लेकर आ रहे थे। वह अपनी बातों में मशगूल थे और जल्द ही वह सौदागर के पास पहुँचे। सौदागर ने पूछा, माँ कहाँ है? वह कहते हैं बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में देखने पर पता चलता है कि वहाँ तो सौदागर की माँ है ही नहीं। तब वह कहता है कि माँ तो यहाँ नहीं है, कहाँ गई? चारों कहते हैं कि वह लगता है कहीं भाग गई। वह कहता है कि अरे मूर्खों, मुर्दे भी कभी भाग सकते हैं, जाओ उन्हें ढूंढ कर लाओ। अगर तुम उन्हें नहीं लाओगे तो मैं तुम लोगों को इस कब्र में दफना दूंगा। गलती। चारों जाते हैं। वह बहुत ढूंढते हैं, लेकिन सौदागर की माँ उन्हें जब नहीं मिलती है तो वह बहुत निराश होने लगते हैं। वह सोचते हैं सौदागर तो पहले से ही गुस्सा है, माँ को नहीं ले जाएंगे तो वह और गुस्सा हो जाएगा। फिर वह देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत कुछ काम कर रही है। वह बूढ़ी भी थी। वह उसे पकड़ लेते हैं और बैलगाड़ी में बांध देते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे साथ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा बेटा हमें कब्र में जिंदा गाड़ने के लिए तैयार बैठा है, तुम चलो। अगर तुम नहीं चलोगी तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। वह कहती है, अरे मैं मरी नहीं हूँ, तुम मुझे इस तरह नहीं ले जा सकते हो। सेठ जी मुझे बचा लो, देखो
ये पता नहीं कहाँ के मूर्ख आ गए हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी रक्षा करो सेठ जी। इन सब ने मुझे बहुत परेशान किया और मुझे यहाँ गाड़ने के लिए ले आ रहे हैं। सौदागर सोचता है कि जब से यह मिले हैं मुझे अपने उटपटांग कामों से बहुत ही परेशान कर रहे हैं। अगर ये हमारे साथ रह गए तो न जाने मेरा और क्या क्या बुरा हाल कर देंगे। फिर वह उन्हें मार मार कर भगा देता है और कहता है कि इस गांव की तरफ मत आना, घर तो बहुत दूर की बात है, भाग जाओ यहाँ से मूर्ख हो। वह चारों वहाँ से भाग जाते हैं। वह बूढ़ी औरत भी कहती है, मारो सेठ मारो इनको, यह तो मुझे जिंदा ही दफना ले चले थे, मारो, इनका यही इलाज है, भगाओ इनको यहाँ से। इस तरह सेठ उन्हें मार मार कर भगा देता है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।